हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन तो पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हुई पहुंचते ही सबसे पहले बहुत बड़ी बेइज्जती। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए नहीं आए राष्ट्रपति जिनपिंग। ऐसा करके ड्रैगन ने दुनिया को दे दिया सीधा सीधा सबसे बड़ा ये संदेश। बताएंगे दोस्तों आखिर जिनपिंग क्यों नहीं पहुंचे एयरपोर्ट पर और क्या मैसेज दिया है ड्रैगन ने पूरी दुनिया को। सबसे पहले आपको बताएंगे, उस मैसेज को जानकर आप भी कहेंगे कि चीन को यूं ही ड्रैगन नहीं कहा जाता। दोस्तों उधर पहुंचना तो छोड़िए, ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही अमेरिका पर भड़क गया जिनपिंग। कह दिया चीन के संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताएंगे किस मुद्दे पर ट्रंप के पहुंचने के बाद ही आग बबूला हुआ, तो वही सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इधर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चाइना, तो उधर बहुत ही चुपचाप और गुपचुप तरीके से यूएई पहुंच गए नेतन्याहू। बताएंगे उनके यूएई पहुंचने का क्या है मतलब, वो भी ऐसे समय में जब यूएई के यात्रा पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उनसे पहले नेतन्याहू पहुंचे वहां, तो वहीं आपको बताएंगे जहां पूरी दुनिया का ध्यान डोनाल्ड ट्रंप के चीन यात्रा पर था, तो वहीं अंदर खाने बांग्लादेश ने नया फैसला ले लिया दोस्तों, जो भारत को चौंका गया। बताएंगे भारत की बिना मंजूरी के पद्मा नदी पर बैराज बनाएगा बांग्लादेश। लेकिन वहीं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार झड़प जारी है, इस बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अफगानिस्तान की सीमा पर अब कुछ ऐसा करने जा रही है भारतीय कंपनियां, जिसके बाद पाकिस्तान को लगी तगड़ी मिर्ची और बता दिया हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है तालिबान। तो वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील को लेकर केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने का क्या मतलब था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन वहीं अगर आप डेली पैकेट वाला दूध खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। आपके जेब पर पड़ने वाला है इतने रुपए का तगड़ा असर। एक से एक बेहतरीन जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि ऐसे ही भारत के दुश्मन जलते रहेंगे और भारत तरक्की करता रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश, उसके राष्ट्रपति के चीन पहुंचने पर भी दोस्तों चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बड़ी बेइज्जती कर दी ट्रंप की। पूरी दुनिया में मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है ट्रंप का। दोस्तों राष्ट्रपति शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को लेने बीजिंग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे दोस्तों। उन्होंने अपने बदले ट्रंप के स्वागत के लिए अपने उपराष्ट्रपति हान झेंग को भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भी नहीं उपराष्ट्रपति को भेज दिया। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक बीजिंग में ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति ने किया। उपराष्ट्रपति झेंग के साथ एयरपोर्ट पर बीजिंग में अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू, अमेरिका में चीनी राजदूत शी फेंग और चीन के विदेश मामलों के कार्यकारी उपमंत्री मा झाओक्स मौजूद थे। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप जितने भी देश गए हैं वहां उनका ज्यादातर स्वागत हेड ऑफ स्टेट ने ही किया है। ऐसे में जिनपिंग का वहां ना पहुंचना यह बताता है कि चीन ने दुनिया को इस वार्ता को लेकर एक कूटनीतिक इशारा कर दिया है। इधर ट्रंप एयरफोर्स 1 विमान से चीन पहुंचे दोस्तों। चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक स्वागत के लिए चीन ने सफेद और नीली वर्दी पहने 300 युवाओं को तैनात किया था। इस दौरान एक बैंड पार्टी भी ट्रंप के स्वागत के लिए मौजूद रही। ट्रंप ने साल 2017 के बाद दूसरी बार ये चीन का दौरा किया है। इससे पहले दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अब तक यूएई, इजराइल, सऊदी, कतर जैसे देश जा चुके हैं, जहां उनका स्वागत वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ही किया है। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव करने उनका राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचा है। इससे पहले जब 2017 में चीन पहुंचे थे ट्रंप, तो उनका स्वागत एक विदेश विभाग के अफसर ने किया था। इस बार ट्रंप को खुश करने के लिए जिनपिंग ने उपराष्ट्रपति को भेजा। 2009 में जिनपिंग को अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वागत के लिए देखा गया था। जब वो चीन को उपराष्ट्रपति थे, वो ओबामा को लेने एयरपोर्ट गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता का केंद्र बिजनेस, टैरिफ, तकनीक, ताइवान, एआई, अमेरिकी हथियारों की बिक्री, ईरान और पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के साथ दुर्लभ खनिजों समेत सप्लाई चेन रहेगा। ट्रंप इस दौरान टेंपल ऑफ हेवन का भी दौरा करेंगे। हालांकि सभी की निगाहें मिडिल ईस्ट में बने हालात को निपटाने को लेकर रहेंगी। ट्रंप के दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा कर चुके हैं। ट्रंप के साथ 17 बड़ी कंपनी के सीईओ भी पहुंचे हैं दोस्तों, जिनका लिस्ट आप नाम सामने देख पा रहे होंगे। वहीं दोस्तों इसी बीच एक और बहुत बड़ा सिनेरियो देखने को मिला।
ट्रम्प के बीजिंग पहुंचते ही अमेरिका पर भड़क गया चीन। कहने लगा संप्रभुता से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीजिंग पहुंचते ही चीन ने वॉशिंगटन की जमकर आलोचना की। चाइना ने यह आलोचना ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर की है। उसने अमेरिका से अपने वादों का सम्मान करने को कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली 2 दिवसीय बैठकों के दौरान ताइवान निश्चित रूप से चर्चा का विषय होगा। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और बलपूर्वक उस पर अधिकार की धमकी भी देता है। इसके अलावा वो ताइवान के साथ किसी भी देश के संबंधों का कड़ा विरोध भी करता है। दिसंबर में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के लिए $11 अरब के हथियारों के पैकेज की घोषणा की थी, जो अब तक का सबसे बड़ा पैकेज था। इस पर चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय की प्रवक्ता झांग हान ने कहा कि ताइवान एक आंतरिक मुद्दा है और ये चीनी लोगों का मामला है। हम अपने संप्रभुता के साथ बिल्कुल भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। दोस्तों, ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि घर बुलाकर मेहमान की बेइज्जती करना। हालांकि चीन के लिए कोई मेहमान नहीं होता और दोस्तों चीन को फर्क भी नहीं पड़ता कि अमेरिका बुरा मान जाएगा या भला मान जाएगा, क्योंकि चीन को पता है कि वो खुद एक स्वतंत्र देश है और उसको अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका डील करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। सेम चीज अमेरिका के साथ भी है दोस्तों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के मामले में अमेरिका ही हर बार झुकता आया है, क्योंकि चीन एग्रेसिवली खेलता है जबकि अमेरिका सॉफ्ट तरीके से पॉलिटिक्स करता है। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बहुत बड़े दुश्मन भी हैं, लेकिन इन बातों को छुपाते हुए दबाते हुए फिर भी एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर उसको अपनी जीडीपी और आगे बढ़ानी है तो चीन के साथ डील करना ही पड़ेगा। सेम चीज चीन को भी पता है कि अमेरिका से आगे निकलना है तो अमेरिका के साथ डील करनी पड़ेगी, उसके डॉलर को ग्रैब करना पड़ेगा। तो बस यही चीज है दोस्तों, आगे निकलने की होड़ में दुश्मन भी दोस्त बने दिखाई दे रहे हैं, फिर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? लेकिन ट्रम्प की जो बेइज्जती की गई है इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं अगली चौंका देने वाली खबर की बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ चीन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ दोस्तों भारत पहुंच गए अरागची, यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोप लगाया है कि कुवैत के फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी हमला किया और 4 ईरानी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, उन्होंने ये आरोप भारत पहुंचते ही लगाया। अरागची बुधवार शाम को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे। भारत में लैंड करने के कुछ ही मिनटों बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुवैत पर अपने नागरिकों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि फूट डालने की कोशिश के तहत कुवैत ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी हमला किया और हमारे 4 नागरिकों को हिरासत में ले लिया। ये अवैध कार्रवाई उस द्वीप के पास हुई जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए किया था। उन्होंने आगे लिखा कि हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं, हमें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को कुवैत ने कहा था कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुवैत का आरोप है कि ये लोग खाड़ी देश में घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। कुवैत ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने IRGC से जुड़े हथियारबंद लोगों की एक टीम उस द्वीप की तरफ भेजी जहां चीन की मदद से एक बड़ा बंदरगाह बनाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों भारत आ चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। अब देखना क्या होगा इस मुद्दे पर और भारत को कितनी राहत मिल पाती है दोस्तों, और ब्रिक्स में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट, सच्ची खबरें, सबसे बड़ी बात दोस्तों सच्ची खबरें हम आपको बताते हैं। तो जेन्युइन खबर को पाने के लिए, अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। बात करते हैं अगली एक और चौंका देने वाली खबर की, जहां वहीं तीसरी तरफ नेतन्याहू गुपचुप तरीके से पहुंच गए UAE। ईरान का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज हमारा है और हमारा ही रहेगा। जी हाँ, ट्रंप पहुंचे चीन, अब्बास अरागची पहुंचे भारत। तो अब जानकारी सामने आ रही कि नेतन्याहू भी गुपचुप तरीके से UAE पहुंच चुके हैं। बता दें उनके UAE पहुंचने के क्या मायने हैं दोस्तों। दरअसल ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात की गुपचुप यात्रा की। जानकारी के मुताबिक द रोर ऑफ द लायन ऑपरेशन के दौरान हुई इस यात्रा में नेतन्याहू ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि इस मुलाकात के परिणाम स्वरूप इजरायल और
यूएई के संबंधों में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। हालांकि चर्चाओं के बारे में अभी और कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच मुलाकात हुई थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान सैन्य कार्रवाइयों का समन्वय करना था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी तब जारी की जब अमेरिका के इजरायल में राजदूत माइक हकाबी ने खुलासा किया कि ईरान युद्ध के चरम पर इजरायल ने अपने आयरन डोम सिस्टम के लिए बैटरियां संयुक्त अरब अमीरात से मंगवाई थी। दोस्तों, अब देखना ये होगा और कौन कौन सी जानकारियां सामने आ रही है नेतन्याहू को लेकर। यूएई की यात्रा पर क्या क्या चीजें हुई थी जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है दोस्तों, और धीरे धीरे बात सामने आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यूएई के दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 से 20 मई 2026 तक 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग के बीच जहां दुनिया तेल गैस की किल्लत से जूझ रही है, वहीं माना यह जा रहा है कि यह मुलाकात के दौरान दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा पर प्रमुखता से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में यूएई ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस ढांचे से बाहर निकलने का फैसला किया है। ऐसे में दोनों देशों के लिए प्रत्यक्ष द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी और भी अहम हो चुकी है, खासकर लंबे समय के लिए एनर्जी सप्लाई और उसके भंडारण में सहयोग के क्षेत्र में। ऐसे में दोस्तों, माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएई के बीच एनर्जी को लेकर तगड़ी डील होने वाली है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 देशों के दौरे का मुख्य फोकस ऊर्जा सहयोग ही है, जिसमें वो नवीनीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे में शामिल 5 देश यूएई के अलावा यूरोप के 4 देश नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली हैं। यूरोपीय देशों के दौरे का मकसद ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करना और भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को मजबूती देना है। ऐसे में दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट ऑफ लक पीएम मोदी जी कमेंट में जरूर कहिएगा भर भर के। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वो भी चौंका देने वाली खबर है दोस्तों। भारत की बिना मंजूरी के पद्मा नदी पर बैराज बनाएगा बांग्लादेश। इसको बता दिया फरक्का बांध का जवाब। दरअसल बांग्लादेश ने बुधवार को पद्मा नदी पर एक बड़ी बांध निर्माण परियोजना को मंजूरी दी। बांग्लादेश का कहना है कि इससे भारत के फरक्का बांध के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह घटनाक्रम 1996 की भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि की अवधि दिसंबर में समाप्त होने से कुछ महीने पहले सामने आया है। भारत में पद्मा नदी को गंगा कहा जाता है दोस्तों। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता वाली ECNEC यानी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद कार्यकारी समिति ने परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी। इसकी अनुमानित लागत 34,497.25 करोड़ टका है। जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने पत्रकारों को बताया कि इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य बांग्लादेश की ओर पानी का भंडारण कर गंगा पर फरक्का बैराज के प्रभाव को कम करना है। उन्होंने दावा किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच साझा 54 नदियों से जुड़े मुद्दों का इस परियोजना से संबंध नहीं है। बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि पद्मा बांध बांग्लादेश के अपने हित का मामला है और इस मुद्दे पर भारत से किसी भी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अनी ने कहा है कि गंगा के जल को लेकर भारत के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि गंगा के संबंध में चर्चा आवश्यक है और वो जारी है। तो देखा दोस्तों आपने, भारत की बिना मंजूरी के पद्मा नदी पर बैराज बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने। इस पर आपकी क्या राय है? अब देखना ये होगा भारत की मोदी सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है दोस्तों, और क्या जवाब मांगती है बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार से। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के करीब आ रहा तालिबान अब अफगानिस्तान की सीमा पर भारतीय कंपनियां बनाएंगी लेबोरेटरी दोस्तों, जो पाकिस्तान की सीने पर सांप की तरह लौटेंगी। बताते भारत और तालिबान के रिश्ते लगातार अच्छे हो रहे हैं। तालिबान ने बुधवार को एक भारतीय कंपनी के साथ $46.3 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अफगानिस्तान के मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग और काबुल में एडवांस्ड लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बनाए और इक्विप किए जाएंगे। ये समझौता अफगानिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी अथॉरिटी और भारतीय कंपनी TCRC के बीच साइन किया गया। इस समारोह में तालिबान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे। तालिबान अधिकारियों के मुताबिक ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट काबुल और देश भर के 9 बॉर्डर पोर्ट पर लेबोरेटरी सुविधाओं के निर्माण और उन्हें एक्विप करने से जुड़ा है। ये डील ऐसे समय पर हुई है दोस्तों जब तालिबान ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर रखा है और लगातार अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। तालिबान की स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के प्रमुख फैजुल्ला
अब्दुल्ला तमीम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ऐसी लेबोरेटरीज शामिल है जो निर्माण सामग्री, बिजली के उपकरणों और टेक्सटाइल, चमड़े और कागज से जुड़े प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर फोकस करेगी। तो वहीं दोस्तों तालिबान पर भड़क गया पाकिस्तान, कह दिया भारत जैसा हाल करेंगे तुम्हारा। अफगानिस्तान हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है जैसा दे दिया बयान। दोस्तों दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को युद्ध की चेतावनी दे दी। उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बताया और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह देने का आरोप लगाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तालिबान नहीं मानता है तो पाकिस्तान उसी तरह जवाब देगा जैसा उसने पिछले साल भारत के खिलाफ दिया था। यानी कि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है वो, यहाँ भी झूठ बोल रहा है, जबकि भारत ने असली मजा चखाया था पाकिस्तान को। हार कर भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा था कि ये युद्ध रोक दो, हमले रोक दो, तब भारत ने दोस्तों पाकिस्तान की बात मानी थी। और यहाँ उल्टा कह रहा है कि पाकिस्तान उसी तरीके से जवाब देगा तालिबान को जैसा उसने भारत को दिया था। पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने पिछले साल मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत को जबरदस्त शिकस्त दी थी। हालांकि वो अपने दावे के समर्थन में आज तक एक भी सबूत नहीं पेश कर पाया है। वहीं भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को बर्बाद किया था। दोस्तों ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान असल में भारतीय नीति का एक जरिया बन चुका है। आसिफ ने कहा कि इस समय अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी बन गया है। भारत जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अफगानिस्तान करता है, तालिबानी करते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि काबुल हमारे खिलाफ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि इस समय दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों पाकिस्तान की, जो अफगानिस्तान को भारत के बराबर बता रही है और तालिबान के युद्ध को हिंदुत्व की युद्ध बता रहा है, हिंदुत्व की लड़ाई बता रहा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? ख्वाजा आसिफ को भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान ने दोस्त भारत को हॉर्मुज में दिया स्पेशल ऑफर, मुंह ताकते रह गए बाकी देश, किया आगे का तगड़ा वादा। दोस्तों मिडल ईस्ट में जारी भारी तनाव और युद्ध के बादलों के बीच ईरान ने भारत के लिए अपने दिल और समंदर के दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने नई दिल्ली में एक ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियम कड़े हों, लेकिन भारत को यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। उन्होंने भारतीय जहाजों की सुविधा की खातिर भविष्य के लिए भी तगड़े इंतजाम कर दिए हैं। दोस्तों इरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने बुधवार को भारत को दोस्त देश बताते हुए कहा कि तेहरान और नई दिल्ली मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और ज्यादा भारत से जुड़े जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर लगातार काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत के दौरान गरीबाबादी ने कहा कि हमारे लिए भारत एक दोस्त देश है। हमने अब तक 11 जहाजों को अनुमति दी है, कुछ और जहाजों को अनुमति देने पर भी काम चल रहा है। यह सुविधा किसी और देश को नहीं दी गई है और सभी जहाजों को इजाजत नहीं मिलेगी। हम भारत की मदद का स्वागत करते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई तक ने कहा है कि दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंध कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत द्विपक्षीय संबंधों का मकसद किसी तीसरे देश को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए। ईरान का यह बयान तब सामने आया है जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत में मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी सच में सामने आ रही है कि भारतीय नौसेना सुरक्षा कवच बनी हुई है। वहीं हॉर्मुज पार कर चुका है, भारत की ओर बढ़ चुका है 15वां एलपीजी टैंकर MV सनशाइन। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय नौसेना के अभेद सुरक्षा कवच के बीच 15वां एलपीजी टैंकर MV सनशाइन सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत की ओर बढ़ चला है। इस खबर ने देश भर में राहत की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग वर्तमान में दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। इसी समुद्री मार्ग की तो लड़ाई है जिससे हर कोई ग्रसित हो रहा है दोस्तों, सफर कर रहा है। इस बीच ये अच्छी खबर है भारत देश के लिए। वहीं दोस्तों भारत ने ऐसी चाबी और छटपटाने लगा चाइना, कैसे भारत के एक कदम ने बढ़ा दी ड्रैगन की चिंता, बता दें। भारत के एक कदम से चीन की छटपटाहट बढ़ गई है। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वो भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया। दरअसल भारत ने चीन के दबदबे वाले सौर सेलों को लेकर टैरिफ और कस्टम ड्यूटी समेत कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। इससे बीजिंग की चिंता और बढ़ गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने सौर सेल मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र के लिए नई दिल्ली द्वारा अपनाए जा रहे समर्थन उपायों को लेकर भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में एक मामला दायर कर दिया था।
अब इस विवाद निपटाने वाले विश्व व्यापार संगठन से चीन ने एक पैनल गठित करने की अपील की है दोस्तों। उधर आपको बता दें, भारत के खिलाफ श्रीलंका को भड़का रहा चाइना संप्रभुता और गरिमा का दे दिया हवाला। जी हाँ, चीन का भारत विरोधी अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। इस बार उसने श्रीलंका को अपना मोहरा बनाने का प्रयास किया है। चीनी राजनयिक श्रीलंका को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। हाल में ही चीनी राजदूत ने एक कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका की भविष्य की नीतिगत फैसलों में संप्रभुता और गरिमा बनाए रखने की अपील की है। चीनी राजनयिक ने भारत का नाम लिए बिना कहा है कि श्रीलंका को अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहिए। उनका इशारा श्रीलंका में भारत के बढ़ते निवेश और दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों की ओर इशारा था। वहीं आपको बता दें, नहीं गई पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत। अब IMF से ले आया इतने अरब डॉलर का कर्ज दोस्तों। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उसकी भीख मांगने की आदत अब भी नहीं गई है दोस्तों, उल्टा और आदत बढ़ गई है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को बड़ा कर्ज दिया है। IMF बोर्ड ने मौजूदा कर्ज कार्यक्रमों के तहत करीब 1.32 अरब डॉलर की नई किस्त को मंजूरी दे दी है। इसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF के तहत लगभग 1.1 अरब डॉलर और जलवायु संबंधित रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत करीब 22 करोड़ डॉलर शामिल है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कुछ प्रगति दिखाई है और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की है। हालांकि यह मदद ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसके चलते केंद्रीय बैंक को अचानक ब्याज दरें बढ़ाने जैसा कदम उठाना पड़ा। तो वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विदेशी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की शान में पढ़े कसीदे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 18 से 19 मई के बीच नॉर्वे दौरे से पहले उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और नीतियों की जमकर तारीफ की गई। नॉर्वे के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहाइम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया। ANI के मुताबिक उन्होंने ये बयान नॉर्वे के प्रमुख अखबार डेगेंस नैरिंगसलिव में प्रकाशित एक लेख में दिया। सोलहाइम ने लिखा कि पश्चिमी देशों के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार हरित यानी ग्रीन संदेश से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता और नेतृत्व शैली उन्हें एक परिवर्तनकारी नेता बनाती है। ऐसे में लॉन्ग लिव PM मोदी जी, अवश्य कमेंट करके बताइएगा आप लोग। वहीं भारतीयों को नेपाल जाने पर पासपोर्ट या ID कार्ड अनिवार्य नहीं है। बालेन सरकार ने दिया बयान, 30 दिन ही रुकने का बताया सच। जी हाँ दोस्तों, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने उन रिपोर्ट को भ्रामक बताया जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय नागरिकों की पहचान पत्र की जांच करने के बाद उन्हें नेपाल आने की इजाजत दी जा रही है। नेपाली मीडिया की तरफ से ही पहले दावा किया गया था कि जोगबनी सीमा चौकी से नेपाल जाने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को रोकने के लिए ID कार्ड अनिवार्य किया गया है। हालांकि पर्यटन बोर्ड ने इन रिपोर्ट को अब गलत बताया और कहा कि नेपाल पर्यटन बोर्ड ने अलग अलग मीडिया आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए यात्रा नियमों के बारे में फैलाई जा रही गुमराह करने वाली और तथ्यों से परे जानकारी पर गहरी चिंता जताई है। ऐसी खबरें जिनमें ज्यादातर ये दावा किया गया है कि नेपाल सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं जो कि पूरे तरीके से झूठी, बेबुनियाद और गुमराह करने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध कि खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से देशवासियों से ईंधन की खपत को कम करने, सोने की खरीद घटाने और विदेश यात्राएं टालने समेत की गई 7 अपीलों ने व्यापक रूप से चर्चा छेड़ दिया है। PM मोदी जी की बात को लोगों ने बिल्कुल ही असामान्य तरीके से समझा है, क्योंकि भारत की विकास गाथा का प्रमुख आधार उपभोग यानी कंजप्शन रहा है और देश की सरकारें आमतौर पर लोगों से खर्च कम करने की अपील नहीं करती हैं। इन अपीलों के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई है कि क्या PM मोदी देश को चुपचाप ऑस्टेरिटी की तरफ ले जाने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संदेश सिर्फ आर्थिक शक्ति लागू करने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ होने वाले खर्चों को बढ़ावा देने का था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से की गई यह अपील स्वैच्छिक थी, यानी अपनी इच्छा से करने वाली थी, न कि यह सरकार की तरफ से दिया गया कोई औपचारिक आर्थिक निर्देश था। असल में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से की गई अपील के पीछे संदेश कम खर्च करने का नहीं बल्कि समझदारी के साथ खर्च करने का था,
जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना था, जिसे उन्होंने आर्थिक देशभक्ति का नाम दिया। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का क्लियरली कहना था कि खर्चों को बंद मत करो लेकिन फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों और गलत भ्रांतियां, गलत जानकारियां फैला रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिया दूध के दाम 14 मई से, यानी आज से इतना महंगा हो गया मिल्क का पैकेट। दोस्तों महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है आम नागरिकों को। देश भर में आज से अमूल दूध के दाम बढ़ चुके हैं दोस्तों। 2 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है, आपको बता दें। मदर डेयरी ने दूध की बढ़ती खरीद लागत को देखते हुए दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने अलग अलग तरह के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और ये नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं दोस्तों, यानी गुरुवार से 14 मई से लागू हो चुकी है। बुधवार को जारी बयान में कंपनी ने कहा है कि पिछले 1 साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत करीब 6% बढ़ गई है। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों पर कम असर पड़े इसके लिए लंबे समय तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लेना जरूरी हो गया था। मदर डेयरी से पहले अमूल ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कंपनी के मुताबिक पिछली बार दूध के दाम अप्रैल 2025 में बदले गए थे। कंपनी ने बताया कि वो अपने दूध की बिक्री से मिलने वाली कमाई का करीब 75 से 80% हिस्सा किसानों को भुगतान करती है। ऐसे में किसानों और ग्राहकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कीमत बढ़ाई गई है दोस्तों। अगर नई कीमतों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में खुला टोंड दूध अब 58 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जो पहले 56 रुपए प्रति लीटर था। वही अगर फुल क्रीम दूध के पाउच की बात करें पैकेट की, वो अब 72 रुपए प्रति लीटर हो गई है दोस्तों। टोंड मिल्क का दाम 58 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डबल टोंड दूध अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा गाय के दूध की कीमत भी 60 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। तो यह है बहुत बड़ी जानकारी दूध के पैकेट को लेकर, दूध खरीद को लेकर। दोस्तों क्या आप लोग भी अमूल के दूध या मदर डेयरी का दूध का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों ये जानकारी, ये अवेयरनेस और भी लोगों को हो, इसीलिए जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, एक्स हो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।